नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, लोकसभा चुनाव का समय आ रहा है और कुछ विद्यार्थियों ने मुझसे गवर्नमेंट के बारे में समझाने को कहा है कि गवर्नमेंट क्या होती है, कितने तरीके की होती है और गवर्नमेंट कार्य कैसे करती है, इनके अधीन क्या-क्या कार्य आते हैं। हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको समझाता हूँ बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही सरल भाषा के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। देखिए, भारत जो है एक विविधताओं का देश है। इसमें विभिन्न धर्म के, विभिन्न संप्रदाय के, विभिन्न परंपराओं को मानने वाले लोग रहते हैं, है ना। तो इसलिए क्या है, भारत में एकीकृत शासन व्यवस्था नहीं चला सकते। ठीक है, यानी एक ही तरीके का, एक ही सरकार द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकता। तो क्या है, भारत में शासन चलाने के लिए 3 स्तर किए गए हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको कि हम क्या कहते हैं, केंद्र सरकार। दूसरा क्या है, स्टेट गवर्नमेंट, जिसको कि हम कहते हैं राज्य सरकार। और इन दोनों के अलावा भी जो है वो एक स्थानीय सरकार होती है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, अब हम समझते हैं कि ये होती क्या है। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो नेशनल इंटरेस्ट के संबंधित चीज़ों पे कार्य करती है। नेशनल इंटरेस्ट मतलब जो कि पूरे देश से संबंधित हो, राष्ट्रीय स्तर की हो। ठीक, क्या होती हैं राष्ट्रीय स्तर की चीज़ें, जैसे कि जो है आपकी बैंकिंग व्यवस्था है, मुद्रा से संबंधित व्यवस्था है। एग्जाम्पल समझिए, अभी मोदी जी ने क्या किया था, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने क्या किया था, 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे, किए थे ना। तो जब किए थे तो वो किस में हुए थे, किसी राज्य पे नहीं हुए थे, वो पूरे देश में बंद हो गए थे। ठीक है ना। तो इसमें क्या था, इसमें किसने काम किया था, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने काम किया था। अब हम बात करते हैं राज्य सरकार की। ठीक है, राज्य सरकार में क्या चीज़ें आती हैं, वो चीज़ें जो राज्य से संबंधित होती हैं, राज्य स्तर की जो चीज़ें होती हैं। जैसे कि राज्य में क्या होगी, आपकी पुलिस। अभी पुलिस भर्ती, यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा हुई थी, किसने कराई थी, राज्य सरकार ने कराई थी। ठीक है ना। एग्रीकल्चर, हर स्टेट की अलग अलग खेती होती है, अलग अलग भूमि होती है। तो एग्रीकल्चर और लैंड से रिलेटेड जितने इश्यूज होते हैं वो राज्य सरकार हैंडल करती है ना। अब जो तीसरी गवर्नमेंट है वो होती है स्थानीय गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट होती है। ये कहाँ के लिए काम करती है, ये ग्राम के लिए, गाँवों के लिए या किसी नगर के लिए काम करती है। नगर के लिए कौन काम करता है, नगर के लिए काम करता है नगर निगम। ग्राम के लिए कौन काम करता है, ग्राम पंचायत काम करती है। नगर निगम में हम किसको चुन के लाते हैं, नगर निगम में हम चुन के लाते हैं पार्षदों को, मेयर को। और ग्राम पंचायत में किसको चुन के लाते हैं, ग्राम प्रधानों को, है ना। तो ये, इनके पास पावर उतनी नहीं होती है जितनी राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, और ना इनके पास अपने फंड होते हैं। इनको अपने फंड्स के लिए राज्य सरकारों पे निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी शासन व्यवस्था कितने स्तरों में डिवाइड हो गई, 3 स्तर में, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्थानीय चुनाव, स्थानीय सरकार। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो एक साथ में ये भी समझते जाते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसका प्रधान कौन होता है, उसका प्रधान जो मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें एग्जीक्यूटिव हेड की, तो वो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार का मुखिया होता है उस जगह का मुख्यमंत्री, और जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है वो राज्यपाल होता है। अच्छा, ये एग्जीक्यूटिव हेड काम क्या करते हैं, एग्जीक्यूटिव हेड देखिए जितने भी होते हैं वो देखते हैं कि देश में या राज्य में संविधान के अनुसार कार्य हो रहा है कि नहीं। भाई, कोई इनके ऊपर एक अथॉरिटी चाहिए ना, जो इनको क्रॉस चेक करे कि हमारे देश का जो संविधान बनाया गया है उसके हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये जो एग्जीक्यूटिव हेड्स होते हैं, जो यानी राष्ट्रपति या देश में राष्ट्रपति और प्रदेशों में जो राज्यपाल होता है, ये देखते हैं, ये तय करते हैं कि संविधान के हिसाब से कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम चलते हैं संविधान की तरफ। देखिए, संविधान में हमारी जो 7वीं अनुसूची है, अनुसूची मतलब शेड्यूल, जो 7th शेड्यूल है, उसके अनुच्छेद नंबर 246, अनुच्छेद मतलब आर्टिकल नंबर 246
हमको क्या बताता है? हमको बताता है कि इनके कार्यों के हिसाब से और इनकी शक्तियों के हिसाब से ये कैसे काम करते हैं, कैसे विभाजित होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी इन्होंने क्या किया है, 3 लिस्टों में इसको डिवाइड कर दिया है, या लिस्ट जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, सूची। देखिए मैं आप लोग को दोनों भाषाओं में इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। 3 लिस्टों में डिवाइड किया है या 3 सूचियों में डिवाइड कर दिया गया है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। ठीक है, तो पहली लिस्ट होती है उसको हम क्या कहते हैं, यूनियन लिस्ट। इसका हिंदी में नाम होता है संघ सूची। क्या नाम होता है? संघ सूची। दूसरी होती है स्टेट लिस्ट, इसका हिंदी में क्या नाम होता है, राज्य सूची। ठीक है, और तीसरी जो होती है वो कॉन्करेंट लिस्ट होती है, जिसको कि हम कहते हैं समवर्ती सूची। ठीक है, मैं इन्हें आप लोग को इसीलिए तीनों नाम हिंदी में भी बताए हैं और इंग्लिश में भी बताए हैं, ताकि किसी भी भाषा में आप लोग आसानी से इसको समझ सकें। ठीक है ना, तो जो आपकी यूनियन लिस्ट होती है उसको कौन हैंडल करता है? देखिए यूनियन लिस्ट यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड होती है, केंद्र सरकार से रिलेटेड होती है। केंद्र सरकार से रिलेटेड होगी तो कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही होगी तो क्या होगा, यानी ये पूरे देश से संबंधित होंगे। पूरे देश से संबंधित होंगे इसका मतलब क्या होगा, ये नेशनल इंटरेस्ट के चीज़ें होंगी। ठीक है, अब इसमें सब्जेक्ट कितने होते हैं? देखिए इसमें जो होते हैं वो 100 यानी 100 सब्जेक्ट्स होते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा बनाया गया था तो इसमें 100 सब्जेक्ट थे उस समय। बाद में इसमें अमेंडमेंट करके इसमें से 3 सब्जेक्ट कम कर दिए गए थे। अब इसमें टोटल 97 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें रूल बनाती है और पूरे देश में ये लागू होता है। अच्छा, इसका विरोध स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती, यानी इसको आप लागू करने से मना नहीं कर सकती। बस इतना कर सकती है कि अपनी अपनी विधानसभा मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली में इस पर चर्चा करके रेजोल्यूशन ला सकती है, पर इसको लागू करने से मना नहीं कर सकती। अब इसमें से कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो समझिए। देखिए वो सभी चीज़ें जो पूरे देश से, पूरे राष्ट्र से संबंधित होती हैं, वो सभी चीज़ें आती हैं। जैसे क्या, डिफेंस, हमारे देश की सुरक्षा। देखिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग आर्मी नहीं बना के सुरक्षा की जाती है। पूरा भारत एक गणतंत्र है, गणराज्य है, कॉन्स्टिट्यूशन एक है, तो पूरे देश की जो सेना होगी वो क्या होगी, एक होगी। तो डिफेंस किससे संबंधित रूल कौन बनाएगा? डिफेंस से संबंधित जो रूल होंगे वो हमारी केंद्र सरकार बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है न्यूक्लियर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी क्या है? न्यूक्लियर पावर जो है वो सारे राज्यों को नहीं दी जा सकती, ये पूरे देश में एक जगह केंद्र सरकार के पास होती है। बहुत सेंसिटिव मुद्दा होता है न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर पावर का होना। ठीक है, तीसरा जो सबसे बड़ी होता है वो होता है इंटरनेशनल रिलेशन, जिसको कि हम क्या कहते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन भी कहते हैं। जैसे यानी कि एक देश का दूसरे देशों से डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाना, व्यापार को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के, या अन्य विकास को लेकर के, जो एक देश दूसरे देश से जो रिलेशन बनाता है, इसमें राज्य एक दूसरे से रिलेशन नहीं बनाता है, देश बनाता है एक दूसरे से रिलेशन। तो ये किससे रिलेटेड हो गया? सेंट्रल गवर्नमेंट से हो गया। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट से हो गया तो किस में आएगा? संघ सूची में आएगा। इसी तरीके से और भी क्षेत्र हैं, जैसे कि एयरवेज है। प्लेन क्या होता है? एक राज्य से दूसरे राज्य में भी जाता है, एक देश से दूसरे देश में भी जाता है। ठीक है ना, तो इसका रूल कौन बनाते हैं? इससे संबंधित कोऑर्डिनेशन का काम कौन करता है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। इसी तरह से रेलवेज़ है। रेलवेज़ भी एक राज्य से दूसरे राज्यों में, दूसरे राज्यों से तीसरे राज्यों में होते हुए जाती है। अगर इसमें अलग अलग राज्य अपने अलग अलग नियम बना देंगे तो रेल को क्या होगी, एक राज्य से दूसरे राज्यों में जाने से नियम चेंज होते रहेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक रूल बनाता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से, जैसे कि मुद्रा से संबंधित यानी करेंसी से संबंधित रूल, जैसे कि एग्जांपल आप लोग को पता ही है, मोदी जी ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे, पूरे देश में एक जैसा रूल लागू हुआ था। ठीक है ना, ऐसे ही बैंकिंग से रिलेटेड होता है। बैंकिंग से रिलेटेड रूल कौन बनाता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है। और आरबीआई को कौन गवर्न करता है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न करती है। तो इस तरीके से जो है रूल जो है वो
वो सभी रूल संघ सूची में आते हैं, लिस्ट 1 में आते हैं, यानी यूनियन लिस्ट में आते हैं, जो कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा गवर्न होते हैं। इसमें स्टॉक एक्सचेंज भी होता है, और सबसे बड़ी बात इसमें पासपोर्ट वगैरह भी इसी में आता है, क्योंकि पासपोर्ट वगैरह जो हम बनाते हैं वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ही अधीन होता है। ठीक है। दूसरे क्या होते हैं, दूसरे आती है हमारी लिस्ट जो आती है वो आती है स्टेट लिस्ट आती है, जिसको कि हम कहते हैं राज्य सूची। ठीक है ना। इसमें जो है वो 61 सब्जेक्ट होते हैं, और इसमें जो है पहले 66 सब्जेक्ट हुआ करते थे, और 1976 में एक अमेंडमेंट हुआ था, और इसमें से 5 सब्जेक्ट जो है वो इसमें से हटा करके वो किस में डाल दिए गए थे, समवर्ती सूची, या जिसको कि मैंने बताया था अभी कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिए गए थे। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं स्टेट लिस्ट की, और स्टेट लिस्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जो राज्य स्तर की चीज़ें होती हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर। हर प्रदेश का, हर राज्य का अपना अपना एग्रीकल्चर होता है। एग्रीकल्चर के लिए अलग अलग नियम कायदे कानून होते हैं, तो वो राज्य सरकारें बनाती हैं। दूसरा होता है आपका लैंड रिसोर्स होता है, ज़मीन से संबंधित रूल भी राज्य सरकारें बनाती हैं। पुलिस, देखिए अभी यूपी उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती हुई थी, निरस्त कर दी गई, तो वो उत्तर प्रदेश सरकार ने वो पोजीशन निकाली थी, वो वैकेंसीज किसने निकाली थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं निकाली थी, वो निकाली थी यूपीपी के नाम से, उत्तर प्रदेश पुलिस के नाम पे भर्ती आई थी। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कौन संभालता है, राज्य सरकारें संभालती है। अभी मैंने आपको लोकल गवर्नमेंट बताई थी, स्थानीय सरकार, जिसमें हमने बताया था ग्राम पंचायत, नगर निगम, ये भी हैंडल कौन करता है, इनको बजट देने का काम, इनसे इनके काम देखने का काम, ये सब राज्य सरकारें करती हैं। ठीक है। कि जैसे हॉस्पिटल और सैनिटाइजेशन का काम भाई प्रदेश में, सैनिटाइजेशन, साफ़ सफाई, रख रखाव कौन देखेगा, वो राज्य सरकारें ही देखेंगी। लिकर सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, दिल्ली में आप देखेंगे तो लिकर का रेट अलग है, पंजाब में लिकर का रेट अलग है, पंजाब में कहते हैं लिकर सबसे सस्ती मिलती है, यूपी में लिकर का रेट अलग है, कर्नाटक में लिकर का रेट अलग है। तो लिकर का रेट्स भी कौन डिफाइन करता है, ये हमारी राज्य सरकारें करती हैं। ठीक है। इसमें इसके बाद हम हमारी क्या आती है, हमारी आती है समवर्ती सूची, जिसको कि हम कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं। ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट में देखिए 5 सब्जेक्ट तो वहाँ से जुड़ के आ गए हैं, जो हमारी लिस्ट 2 से थे। ठीक है। तो इसमें पहले जो है 47 सब्जेक्ट्स होते थे, और 5 वहाँ से जुड़ के आए, इसलिए 52 सब्जेक्ट्स इसके अंदर कवर किए जाते हैं, या 52 एरियाज इसमें कवर किए जाते हैं। ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला एरिया है, देखिए एजुकेशन, शिक्षा। अच्छा, कॉन्करेंट लिस्ट में पहले मैं बता देता हूँ होती क्या, कौन सी चीज़ें आती हैं। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें रूल बनाने का काम राज्य सरकारें भी करती हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है। ठीक है। तो जिन जिन चीज़ों पे रूल बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट का भी होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कर सकती है, वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट में आती हैं। ठीक, बनाती तो इसमें राज्य सरकार ही रूल है, पर कभी कभी क्या होता है, इनमें आपस में डिस्प्यूट होता है। ठीक है। तो 3 बातें होने पर जो है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करती है। अगर राज्य सरकार खुद से रेजोल्यूशन ले आए, यानी संकल्प ले आए और कहे कि भाई हमारे इसमें विवाद है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट फिर उसको हैंडल करती है। ठीक है। या कोई ऐसी चीज़ें हों जिसमें नेशनल इमरजेंसी कोई लग जाए, तब वो राज्य सरकारें उसको हैंडल नहीं करती, सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करती है। या 2 से अधिक स्टेट्स हैं और उसके उनका आपस में विवाद हो जाए किसी लॉ को लेकर, किसी रूल को लेकर के, तो फिर उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेयर होता है। और देखिए ऐसी कोई भी चीज़, अगर कोई भी लॉ स्टेट गवर्नमेंट भी बना रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना रही है, तो अप्लीकेबल केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है वो पावर स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा होती है। आप समझते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। इसमें देखिए एजुकेशन आता है। एजुकेशन क्या, जैसे कि आपने देखा होगा दिल्ली बोर्ड अलग है, यूपी बोर्ड अलग है, आईसीएसई बोर्ड अलग है। ठीक है। तो ये राज्य सरकारें भी हैंडल करती हैं, और शिक्षा से संबंधित रूल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी चला सकता है। जैसे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट वन विभाग, वन से संबंधित, जिसमें लकड़ी पेड़ों का काटना या इसमें राज्य सरकारें भी हैंडल कर सकती हैं और स्टेट गवर्नमेंट भी। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स,
भाई अगर किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में शेरों की कमी हो रही है तो उस जगह की सरकार भी उसके लिए रूल बना सकती है, और पूरे देश की भी गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे रिलेटेड रूल बना सकती है। ठीक है। ट्रेड एंड कॉमर्स, एक राज्य दूसरे राज्य के साथ भी व्यापार करता है कि कहीं पे गेहूं ज़्यादा हो गया, किसी क्षेत्र में हो सकता है चावल ज़्यादा होता है, छत्तीसगढ़ में चावल ज़्यादा होता है, पंजाब में गेहूं ज़्यादा होता है, तो आपस में ट्रेड और कॉमर्स जो होता है दो अलग अलग राज्यों की सरकारें भी करती हैं, तो इसमें राज्य सरकारें भी रूल बना सकती हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है। इसके अलावा जो है अडॉप्शन है, अडल्ट्रेशन, अडल्ट्रेशन क्या होता है, मिलावट, ठीक है, या मैरिज है, इससे संबंधित रूल जो होते हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट या जो है समवर्ती सूची में जाते हैं, जिसको कि स्टेट गवर्नमेंट भी हैंडल करती है और राज्य सरकारें भी हैंडल करती हैं। ठीक है। एक स्पेशल केस और होता है दिल्ली से संबंध। ठीक है। दिल्ली को जो है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बोला जाता है। ठीक है। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ठीक है। अच्छा, 1956 ईयर याद कीजिए, 1956 में एक रेजोल्यूशन लाया गया था या इसको रीऑर्गेनाइजेशन किया गया था, और इसको क्या बनाया गया था, दिल्ली को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। यूनियन टेरिटरी कब बनाया गया था, 1956 में बनाया गया। उसके बाद क्या हुआ, इसमें एक अमेंडमेंट किया गया और 1991 में इसको यूनियन टेरिटरी से क्या दर्जा दिया गया, इसको दर्जा दिया गया नेशनल कैपिटल टेरिटरी। ठीक है। और नेशनल कैपिटल टेरिटरी के बाद इसको जो है 1993 में जो है इसको क्या किया गया था, इसको थोड़ी सी पावर दी गई। पावर किस फॉर्म में दी गई, जैसे अलग अलग राज्यों में अपनी विधानसभा होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, वैसे दिल्ली को भी एक लेजिस्लेटिव असेंबली दी गई, विधानसभा दे दी गई। पर इनको और राज्यों की तरह उतनी पावर नहीं मिली दिल्ली को कि राज्य सरकार को, दिल्ली की राज्य सरकार जितनी और स्टेट्स में राज्य सरकारों के पास है। क्यों? क्योंकि इनके पास पुलिस, लैंड या पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड चीज़ें जो अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही हैं। देखा होगा आपने, न्यूज़ में सुना होगा, हमें अधिकतर केजरीवाल और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में, आप गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में पुलिस को लेकर के कोई भी विवाद होता है तो केजरी सरकार, आप गवर्नमेंट कहती है कि ये तो भाई दिल्ली सरकार के अधीन आता है, दिल्ली सरकार की पुलिस है। तो वहाँ पे क्या है, पुलिस राज्यों की तरह राज्य सरकार के अधीन नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है। तो इसलिए पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड चीज़ें, पुलिस से रिलेटेड चीज़ें और लैंड से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी गई हैं। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसमें कि भारत में क्या फेडरल व्यवस्था है? फेडरल किसको हम क्या कहते हैं, संघवादी। देखिए, समझाने के लिए दोनों शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, दोनों भाषाओं का, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है। संघवादी, क्या फेडरल व्यवस्था है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, फेडरल व्यवस्था क्या होती है, पहले ये समझिए। फेडरल व्यवस्था वो होती है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों गवर्नमेंट के पास इक्वल पावर होती है। पर भारत में ऐसा नहीं है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है भारत में वो ज़्यादा पावरफुल होती है स्टेट गवर्नमेंट से। तो इसमें जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या फेडरल गवर्नमेंट है, तो हमारा आंसर होगा नहीं, हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट नहीं है, यानी हमारी जो संघवादी नहीं है हम, हमारे पास क्या है, काशी फेडरलिज्म है, यानी अर्ध संघवादी हैं हम। अर्ध संघवादी हैं, क्यों है, क्योंकि हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट तो है, बट जो पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा है, इसलिए हम संघवादी तो हैं पर अर्ध संघवादी हैं। इसको बोलते हैं इंग्लिश में काशी फेडरलिज्म। ठीक है। तो जब भी पूछा जाए क्या फेडरल गवर्नमेंट है हमारी, हमारी गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट नहीं है, इंडिया में फेडरल गवर्नमेंट नहीं है। ठीक है। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि मैंने आप लोगों को जो समझाने का प्रयास किया है गवर्नमेंट्स के बारे में, वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसको अच्छे से समझा होगा। और किसी भी प्रकार का अगर आप लोगों को कुछ चीज़ और समझनी हो तो पुनः कमेंट करके मुझसे आप उन चीज़ों को समझ सकते हैं। तब तक के लिए अब आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।